नमस्ते दोस्तों और धम डिकोड के सभी प्यारे व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भगवान बुद्ध और उनके धम की इस अद्भुत श्रृंखला में। आज हम इस सफर के 10वें पड़ाव पर हैं, जहां हम राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और हृदय विदारक निर्णयों में से एक को देखेंगे। युद्ध और शांति के बीच का संघर्ष और एक ऐसे विकल्प का चुनाव जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, हमारी ये पूरी श्रृंखला एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक किताब पर आधारित है, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब केवल भगवान बुद्ध के जीवन का इतिहास नहीं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए धम्म यानी सही जीवन जीने के मार्ग का एक गहरा और व्यापक विश्लेषण है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस किताब को बड़े शोध और विवेक के साथ लिखा है, ताकि हम सब बुद्ध के विचारों को उनके मूल रूप में समझ सकें। ये किताब सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन को रोशन करने वाली एक मशाल है। चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं हमारे पिछले यानी 90वें एपिसोड का। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे 20 साल की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ ने शाक्य संघ में प्रवेश किया। उन्होंने संघ के नियमों और कर्तव्यों को पूरी गंभीरता से स्वीकार किया। 8 साल तक वो एक निष्ठावान सदस्य बने रहे, लेकिन 28 साल की उम्र में उनके सामने एक बड़ी चुनौती आई, जब रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्य और कोलिया राज्यों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया। शाक्य सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव रखा और बहुमत भी युद्ध के पक्ष में ही था, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि युद्ध से कोई समस्या नहीं सुलझती, बल्कि उससे नए वैर पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि वैर पर केवल प्रेम से ही विजय पाई जा सकती है, और ये भी सुझाया कि समस्या को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ समिति बनाई जाए। दुख की बात ये थी कि उनके शांति के प्रस्ताव को बहुमत से अमान्य कर दिया गया। इसके बावजूद सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी और दोबारा युद्ध प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने समझाया कि शाक्य और कोलिय एक दूसरे के निकट संबंधी हैं और उनका आपस में लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। लेकिन सेनापति ने क्षत्रिय धर्म का हवाला देते हुए युद्ध को ही सही ठहराया और अंततः युद्ध का प्रस्ताव भारी बहुमत से मान्य हो गया। तो अब सवाल ये था कि क्या सिद्धार्थ अपने सिद्धांतों पर टिके रहेंगे या बहुमत के सामने झुक जाएंगे। आज का एपिसोड इसी कठिन निर्णय और उसके परिणामों पर प्रकाश डालेगा। देश त्याग की तैयारी। अगले दिन युद्ध के लिए सेना तैयार करने की अपनी योजना पर संघ विचार करे, इसके लिए सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। संघ की सभा भरते ही सेनापति ने एक प्रस्ताव रखा। कोलियों से युद्ध करने के लिए 20 से 25 साल की उम्र के हर शाक्य पुरुष को सेना में शामिल होने की अनुमति दी जाए। संघ की पिछली सभा में जिन्होंने युद्ध की घोषणा के पक्ष में वोट दिया था और जिन्होंने उसके विरुद्ध वोट दिया था, दोनों तरफ के लोग इस सभा में मौजूद थे। जिन्होंने युद्ध छेड़ने के पक्ष में अनुकूल मत दिया था, उन्हें सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये उनके पहले के निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिन अल्पसंख्यकों ने उस निर्णय के विरुद्ध मत व्यक्त किया था, उनके सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा था, बहुसंख्यक के सामने झुके या नहीं। अल्पमत वालों ने निश्चय किया था कि बहुमत वालों के सामने नहीं झुकना है, और इसी कारण उन्होंने सभा में उपस्थित रहने का निर्णय लिया था। दुर्भाग्य से उनमें से किसी में भी ऐसा खुले तौर पर कहने का मनोबल नहीं था। शायद उन्हें बहुमत वालों का विरोध करने से होने वाले परिणामों का अंदाजा था। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उन्हें समर्थन देने वाले मौन धारण कर बैठे हैं, तब वे खड़े हुए और संघ को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। तुम्हारे पक्ष में बहुमत है, परंतु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सैन्य भर्ती के तुम्हारे निर्णय का मैं विरोध करूंगा। मैं तुम्हारी सेना में शामिल नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, संघ का सदस्य बनते समय तुमने जो शपथ ली थी उसे याद करो। अगर तुमने उनमें से एक भी शपथ का उल्लंघन किया तो तुम्हें लोक निंदा का सामना करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के सुहित के आगे मुझे लोक निंदा की क्या परवाह। कोलियों के साथ लगातार झगड़ा करते रहने के कारण शाक्य कैसे कोशलाधिपति के हाथ के खिलौने बन गए हैं, इसकी याद दिलाते हुए सिद्धार्थ ने संघ को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। वो बोले, यह समझना कठिन नहीं है कि कौशल राजा को यह युद्ध शाक्यों की स्वतंत्रता को और अधिक छीनने का एक और ठोस कारण प्रदान करेगा। सेनापति को गुस्सा आया और सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए वो बोला, तुम्हारी ये भाषण कुशलता तुम्हारे काम नहीं आएगी। बहुमत से लिए गए संघ के निर्णय का तुम्हें पालन करना ही होगा। शायद तुम्हें लगता होगा कि कौशल राजा की अनुमति के बिना संघ की आज्ञा तोड़ने वाले को मृत्युदंड या देश त्याग की सजा संघ नहीं दे सकता, और अगर इनमें से कोई भी सजा तुम्हें संघ ने सुनाई भी तो कौशल राजा उसे अपनी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें दंडित करने के लिए संघ के पास दूसरे तरीके हैं। संघ तुम्हारे परिवार पर सामाजिक बहिष्कार डाल सकता है और संघ तुम्हारे परिवार की जमीन जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राजा की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कोलियों से युद्ध करने की संघ की योजना का विरोध करते रहने के कारण बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसकी सिद्धार्थ को जानकारी हो गई थी। उन्हें 3 विकल्प पर विचार करना पड़ा। पहला, सेना में शामिल होकर युद्ध में भाग लेना। दूसरा, मृत्युदंड या देश त्याग को स्वीकार करना। और तीसरा, अपने परिवार पर सामाजिक बहिष्कार और उनकी संपत्ति की जब्ती होने देना। पहला विकल्प न स्वीकार करने का उनका दृढ़ निश्चय था। तीसरे विकल्प का विचार ही उन्हें असहनीय लगा। इस स्थिति में उन्हें दूसरा विकल्प ही अधिक उचित लगा। उसके अनुसार सिद्धार्थ संघ को संबोधित करते हुए बोले, कृपा करके मेरे परिवार को दंडित ना करें। सामाजिक बहिष्कार की आफत में डालकर उन्हें दुख ना दे। उनकी आजीविका का एकमात्र साधन उनकी खेती छीनकर उन्हें भूखा ना मारे। वे निरपराध हैं, अपराधी मैं ही हूँ। मेरे अपराध की सजा मुझे अकेले को ही भुगतने दें। मुझे मृत्युदंड या देश त्याग की, इनमें से जो भी सजा तुम्हें उचित लगे वो दें। मैं उसे खुशी से स्वीकार करूंगा। इस विषय में मैं कौशलाधिपति से बिल्कुल भी याचना नहीं करूंगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सेनापति ने कहा, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि भले ही तुम मृत्युदंड या देश त्याग की सजा भुगतने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाओ, फिर भी ये बात कौशलाधिपति को पता चलेगी ही, और वो यही निष्कर्ष निकालेगा कि ये सजा संघ ने ही दी है और इसलिए वो संघ से जवाब मांगेगा। सिद्धार्थ गौतम बोले, अगर यही दिक्कत है तो मैं एक मार्ग सुझाता हूँ। मैं परिव्राजक बन जाता हूँ और यह देश छोड़ देता हूँ। वो एक प्रकार का देश त्याग ही होगा। सेनापति को लगा कि ये एक अच्छा मार्ग है, तथापि सिद्धार्थ इस मार्ग को अमल में ला पाएगा या नहीं, इस बारे में उसे अभी भी शंका थी। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, अपनी माता, पिता और पत्नी की अनुमति लिए बिना तुम परिव्राजक कैसे हो पाओगे? हम उनकी अनुमति प्राप्त करने का ईमान से प्रयास करेंगे, ऐसा सिद्धार्थ ने उसे आश्वासन दिया। और वो बोला, उनकी अनुमति मिले या ना मिले, ये देश तुरंत छोड़कर जाने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। सिद्धार्थ द्वारा सुझाया गया मार्ग ही इस विकट समस्या से निकलने का सबसे अच्छा मार्ग है, ऐसा संघ को लगा और उसने उसे स्वीकार कर लिया। सभा का कार्य समाप्त होने के बाद संघ सभा विसर्जित होने से पहले ही एक युवा शाक्य अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और बोला, कृपा करके मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। बोलने की अनुमति मिलने पर वह बोला, सिद्धार्थ गौतम अपना वचन निभाएगा और तुरंत देश त्याग करेगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। तथापि एक ही प्रश्न है जिससे मुझे समाधान नहीं होता। अब चूंकि सिद्धार्थ यहाँ से जल्द ही आंखों से ओझल होने वाले हैं, क्या संघ का इरादा कोलियों के विरुद्ध तुरंत युद्ध की घोषणा करने का है? मेरी इच्छा है कि संघ इस प्रश्न पर और विचार करे। कुछ भी हो, सिद्धार्थ गौतम के देश त्याग की जानकारी कौशलाधिपति को मिलेगी ही। अगर कोलियों के विरुद्ध शाक्य अभी युद्ध छेड़ते हैं तो कौशलाधिपति को लगेगा कि कोलियों से युद्ध करने के विरुद्ध सिद्धार्थ के होने के कारण ही उसे देश त्याग करना पड़ा। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से सुझाता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम के देश त्याग और कोलियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध के आरंभ के बीच कुछ समय का अंतराल दिया जाए।
ताकि कोशलाधिपति को इन दोनों घटनाओं के बीच संबंध जोड़ने का मौका ना मिले। संघ को लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और तात्कालिक निर्णय की दृष्टि से इस सूचना को स्वीकार करने का संघ ने निर्णय लिया। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुख पर्यवसायी सभा समाप्त हुई और जिनका युद्ध को विरोध था, परंतु ऐसा कहने का जिन्हें साहस नहीं था, उन अल्पसंख्यक सदस्यों ने इस भयानक परिणाम की आपदा से बच निकलने पर राहत की सांस ली। तो दोस्तों, देखा आपने राजकुमार सिद्धार्थ ने कैसे अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हुए एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में अपने परिवार को बचाने के लिए परिव्रज्या का मार्ग चुना। ये सिर्फ एक त्याग नहीं था, बल्कि सत्य, अहिंसा और करुणा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। शाक्य संघ के निर्णय और युवा शाक्य के सुझाव ने उन्हें अपने इस महान मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर दिया। ये एपिसोड हमें सिखाता है कि कई बार हमें अपने मूल्यों के लिए ऐसे बलिदान देने पड़ते हैं जो हमें दूसरों की नजरों में अकेला कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर के सत्य को मजबूत करते हैं। सिद्धार्थ का यह निर्णय ही उन्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपने राजकुमार सिद्धार्थ के इस महान त्याग और उनकी दूरदर्शिता को करीब से समझा होगा। धम्म डिकोड पर हम भगवान बुद्ध के जीवन और उनके धम्म के हर पहलू को गहराई से और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और इससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने अभी तक धम्म डिकोड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें और हमारे इस ज्ञान के सफर में हमेशा जुड़े रहें। आपके विचार और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखें। हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके सुझावों का इंतजार करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धम्म के मार्ग पर चलते रहिए और सबका मंगल हो। धन्यवाद।